अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का तो आपको पता लग गया था। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बेसिकली होती क्या थी। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनती थी, फिक्स एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, अब जब लॉन्ग रन में आप चले जाते हो तो फिक्स जो है वो कॉस्ट, उसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अब आप लॉन्ग रन के अंदर अपने सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको आप वेरी कर सकते हो, सो फिक्स कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अच्छा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी ऑलमोस्ट वैसे ही बिहेव कर रही होती है, ठीक है, जैसा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बिहेव कर रही होती है। जैसा कि हमने जो है ना वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, ऑलमोस्ट सेम ही वो तरीके से उनमें जो था वो आ रही थी चीज़ें। बट एक चीज़ उसमें दोनों में डिफरेंट होती है कि इसमें फिक्स कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। अच्छा, जब हमने वहां पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की थी। अब जब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपको पता है कि ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात करेंगे। वहां पे हमने जब बात की थी रिटर्न टू स्केल वाले लॉ की या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने जब बात की थी, तो हमने उसमें कहा था कि स्टार्ट में आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, और साथ हमने कहा था आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रही होती है तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में फॉल कर रहे होते हो और आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है। ये तीन पॉइंट मैंने वहां पे आपको करवाए थे। और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाते हैं, वहां पे आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होती है, आपकी जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होती है वो भी कांस्टेंट हो जाती है, और आप जो होता है ना वो कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे फॉल कर रहे होते हो। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपकी जो है ना वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में चले जाते हैं। अब एक एक करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब एग्जिस्ट करता है व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन एज आउटपुट एक्सपेंड। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और आपकी जो आउटपुट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप कम से कम कॉस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चीजें बना रहे हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना। तो उस टाइम आप क्या कहते हो कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में चल रहे हो। ये बेसिकली तब होता है, ये एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एक सिचुएशन जो आप फेस कर रहे होते हो, ये एक्चुअली एक एडवांटेज होता है जब आप बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करते हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे होते हो। चाइना सबसे सस्ती चीजें बेच रहा होता है। क्यों बेच रहा होता है? क्योंकि वो बना ही इतनी ज्यादा रहा होता है कि उसको कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम पड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर खेल रहा होता है, वो बड़े लेवल के ऊपर बल्क में प्रोडक्शन कर रहा होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो क्या है कि जहाँ पे आप चीजें भी बहुत ज्यादा बना रहे हो और आपको कॉस्ट भी बहुत कम पड़ रही है। ठीक है, तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अच्छा, अब इसको जरा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। स्टार्ट में ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कैसे किया गया, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो तब की एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, और वो क्या कर रही है कि वो महीने के अंदर ना से 3 से 4 गाड़ियां बना रही है। ठीक है, क्यों ऐसे कर रही है? क्योंकि उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सेपरेटली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो डिज़ाइनिंग का है, उसमें एक डिज़ाइनर बैठा हुआ है, वो डिज़ाइन करता है, वो अपना डिज़ाइन आगे सेकंड डिपार्टमेंट के पास भेजता है, वो उससे उसके लिहाज से प्रोक्योरमेंट करते हैं या परचेज करते हैं, परचेजर है उनके पास बैठा हुआ, वो जाके उस डिज़ाइन के मुताबिक जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो खरीद के ले आएगा। खरीद के लाने के बाद वो थर्ड डिपार्टमेंट के हवाले कर देगा कि भाई अब इसको असेंबल करो। ठीक है, तो थर्ड डिपार्टमेंट आ गया। थर्ड डिपार्टमेंट में एक असेंबली का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वहाँ पे असेंबल करने वाले लोग होंगे, वो असेंबल करने के बाद फोर्थ डिपार्टमेंट को दे देंगे, वहाँ पे पेंटर्स होंगे जो पेंट करेंगे, और पेंट करने के बाद फिफ्थ डिपार्टमेंट को दे देंगे, वहाँ पे गाड़ी की फिनिशिंग होती होगी, फिनिशर बैठा हुआ होगा, वो फिनिश करने के बाद सिक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और वहाँ पे उसका टेस्ट किया जाएगा कि गाड़ी सही बनी है कि नहीं बनी। ये सारे काम करने के बाद फिर आएगी सेवन जो है ना वो आपकी डिपार्टमेंट की बारी,
और वो 7 डिपार्टमेंट जो है वो उसको सेल करने निकलेगा। अब ये जब काम होता था, ये गाड़ी सेल होगी तो फिर अगली गाड़ी पे काम हो रहा होगा, और इस तरह आप पूरे महीने में कहीं जाके 3 से 4 या 1 से 2 गाड़ियां बना पा रहे हो। अच्छा, अब अगर इसी चीज को हम ये करें, देखें अब यहाँ पे प्रोसेस कितना कम है। जब ये स्टार्ट में डिजाइनर ने डिजाइन किया, उसके बाद ये इधर चला गया काम, तो ये डिजाइनर फ्री बैठा हुआ है, ठीक है, ये हटरामी करके फ्री बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, फ्री में खाना खा रहा है, ठीक है, सैलरी भी ले रहा है। परचेजर ने अपना काम करके इसको दिया और ये परचेजर साहब फ्री हो गए। ये भी अब सेम वही हरकत कर रहे हैं जो डिजाइनर कर रहा था। असेंबली वाले ने जब पेंट वाले को दिया तो ये भी फ्री बैठे हुए हैं। और इसी तरह जब अगला डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होता था तो पिछला डिपार्टमेंट फ्री बैठा। इस कंपनी ने सोचा क्या हम कुछ ऐसा करें से कि एक ही जो है ना वो से एक, जैसे ये अभी मैं बेल्ट बना रहा हूँ, एक ये बेल्ट है, ठीक है, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं। उसने कहा भाई ये जो सारे हार्डर हम करते हैं ना हमारे स्टाफ, इन सबको यहाँ पे हम खड़ा करते हैं। से यहाँ पे डिजाइनर खड़ा हो जाए भाई, यहाँ पे परचेजर खड़े हो जाओ भाई, आप यहाँ पे असेंबली वाले खड़े हो जाओ, यहाँ पे पेंटर खड़ा हो जाए, यहाँ पे फिनिशर खड़ा हो जाए, यहाँ पे टेस्टर खड़ा हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे सेल वाला बंदा खड़ा हो। ये सारे बंदे हमने एक जगह पे खड़े कर लिए। अब यहाँ पे बेशक कमरे हों, ये डिपार्टमेंट्स अलग हों, मैं आसानी के लिए एक ही जगह पे इन सारों को खड़ा कर दिया है। वो कहते हैं भाई यहाँ पे तुम डिज़ाइन बनाओ, ठीक है, डिज़ाइन बना के जब तुमने यहाँ पे दिया तो तुमने भाई फारग नहीं खड़े रहना, तुम एक नया डिज़ाइन बनाना शुरू कर दो। तुम जब चीज़ें लेने गए, चीज़ें लेके आगे तुमने अगले डिपार्टमेंट को दी, तो तुमने तब तक ये वाला तुम्हें एक और डिज़ाइन दे चुका होगा, उसकी चीज़ें खरीदने चले जाना, फ्री नहीं बैठना तुमने। ये भाई साहब जब तक इसको चीज़ों को संभल करके इसको देंगे तो पीछे से ये और चीज़ें ले आया होगा, उसको संभल करने लग जाना है, कोई फ्री नहीं बैठना। ये भाई जो पेंट कर चुके होंगे, इन्होंने फिनिशर को दी होगी, पीछे से एक और गाड़ी रेडी होके आ रही होगी, अब ये उसकी फिनिशिंग करना शुरू हो जाएगी। सो एक ऐसा प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया कि जिसमें लगातार काम होता जा रहा था। उन्होंने सब लोगों को अपना अपना काम दिया, ठीक है, हर बंदे का काम डिवाइड कर दिया गया, और वो अपने काम पे लगा हुआ था, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। तो ऐसे काम करने के बाद जब उन्होंने एक डेवलप कर लिया डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ये गाड़ी एक ही दफा बनना शुरू हो गई, अब क्या है, अब वो बल्क में चीजें बनाएंगे। पहले वो 3-4 गाड़ियां बना रहे थे, अब जब ये उन्होंने काम शुरू किया तो हो सकता है वो 30 से 40 गाड़ियां बनाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। वो पहले फारग बैठते थे, अब वो फारग नहीं बैठ रहे, लगातार काम करते जा रहे। जब ये बल्क में काम करना शुरू कर दिया तो इन सब की सैलरी जो पहले 3-4 गाड़ियों में डिवाइड हो रही थी, अब वो सारी की सारी इन 30-40 पे डिवाइड होगी। इसका मतलब ये है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी कम होगी, ठीक है। ये भाई साहब पहले डिजाइनर साहब एसी में बैठे रहते थे ये अपना काम करके, तो एसी का जितना बिल था वो एक गाड़ी बेचारी जो बन रही थी उसी के ऊपर जाना था। अब इतना वो काम कर रहा है तो वो एसी का बिल भी ज्यादा काम के ऊपर डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जब हम बल्क में चीजें बनाते हैं, बहुत बड़े स्केल पे चीजें बनाना शुरू करते हैं, तो तब क्या होता है कि हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और हमारे काम में भी एफिशिएंसी आती है, हम आउटपुट भी ज्यादा देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज कोर्स की कर्व जो है वो सेम वैसी ही बन रही है, ठीक है। तो वो ऐसे ही है कि लॉन्ग रन एवरेज कोर्स का कम होती है, फिर एक थोड़ा सा पॉइंट आता होगा जहाँ कांस्टेंट होती होगी, और उसके बाद दोबारा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है, इस डिक्रीज होने के पॉइंट पे आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हो। मतलब वो आपकी कंपनी की फेज जिसके अंदर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, वो क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और सेम इसी पॉइंट के ऊपर आपकी जो प्रोडक्शन होगी ना वो भी बढ़ रही होगी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर होते हो, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाते हो बहुत थोड़े टाइम के लिए, फिर आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में चले जाते हो, ठीक है। तो ये इसकी कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसको ग्राफ में देखने के बाद अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ग्राफ में हमने देखा क्या। फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन के अंदर जो थी वो फ्लैटर कर्व बन रही थी, ठीक है। हुआ क्या, एक्स एक्सिस के ऊपर जब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो हम जब यहाँ से Q1 से Q2 तक आए तो हमारी कॉस्ट कम हुई। देखो कॉस्ट यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये वो स्टेज थी
जहाँ पे Q1 से Q2 पर आने पे आपकी एवरेज कॉस्ट जो थी वो डिक्रीज होना शुरू होगी। तो फर्म क्या थी, एक्सपीरियंस कर रही थी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हमने इससे मजीद इसको बढ़ाना चाहा, ठीक है, कि इससे भी ज़्यादा यूनिट्स हम बढ़ाएं, ये आउटपुट इससे भी मजीद करनी चाहिए इस पॉइंट के बाद भी, तो ये कॉस्ट दोबारा से बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या फेस किया, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अच्छा, अब रीजंस देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बाद में हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी रीजन देखेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की रीजंस क्या है। अच्छा, फर्म जो है वो ये जो फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है एंजॉय कर रही होती है, क्यों, क्योंकि उनके पास ना स्पेशलाइज वर्कर हो जाते हैं। जब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर क्या या लेबर जो है वो क्या होती है कि आप एक बंदे से एक ही काम करवाते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा काम वो कर रहा है। ठीक है, देखो हमने अभी एक एग्जांपल ली थी जिसके अंदर जो था ना, वो डिजाइनर जो था गाड़ी का, वो पूरे महीने में कोई 3 डिजाइन बना रहा था। अगर वो पूरे महीने में 3 डिजाइन बना रहा है तो उसका डिजाइन इंप्रूव हो रहा होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही बंदा महीने में 30 से 40 डिजाइन बना रहा हो, तो बार बार उसी काम को कर करके वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। सेम आगे वाला डिपार्टमेंट, परचेजर जब परचेज करने जाएगा, बार बार परचेज करने जा रहा है, उसको पता होगा कहाँ से मुझे सस्ती चीज मिलेगी, कौन सी अच्छी क्वालिटी की चीज मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज हो गया अपना ही काम बार बार करके। जो पेंट करने वाला होगा वो पेंट करने में माहिर हो जाएगा, जो असेंबल करने वाला होगा वो असेंबल करने में माहिर हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना ही काम बार बार कर रहे हैं। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल की एक रीजन ये है कि आपके पास स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड लेबर होती है, क्योंकि आप काम को डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से बेहतरी आ रही होती है। अब आपका पेंट वाला जो पहले पेंट को जाया कर देता होगा, अब उसने इतना काम कर लिया है, उसको पता है मैंने पेंट वाले काम करना है, तो अब उसमें माहिर हो गया, अब वो आपकी कॉस्ट जो वेस्ट कर रहा था वो भी बचाएगा। ठीक है, तो एक इसकी रीजन क्या है, स्पेशलाइजेशन इन लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, जब आप लॉन्ग रन में चल रहे होते हो तो अब आप क्या करते हो, आपने बल्क में चीजें बनानी है। बल्क में चीजें बनाने के लिए आप छोटी छोटी मशीनें तो नहीं रखोगे, आपको बड़ी बड़ी प्लांट्स लेने पड़ेंगे, मशीनें लेनी पड़ेंगी जो कि नई टेक्नोलॉजी वाली आ रही होंगी, मतलब उनकी बेहतर होगी प्रोडक्शन, वो ज्यादा चीजें बना रही होंगी कम टाइम में। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में चले जाते हो। थर्ड ये कि अब आप बल्क में बाय करते हो। बाइंग इन बल्क का मतलब ये होता है कि पहले आप सिर्फ 3 गाड़ियों का मटेरियल ले रहे थे, अब जब आप 30 से 40 गाड़ियों का मटेरियल लेने जाओगे तो भाई आप बल्क में माल उठा रहे हो। ठीक है, थोक पे जिसको कहते हैं, आई थिंक। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो बेचने वाला है वो आपको डिस्काउंट भी देगा। आपने कभी जाके देखा है मार्केट में, आप सूट लेने जाओ तो एक आधा सूट लेना है तो आप को कोई डिस्काउंट नहीं देगा। आप कहोगे भाई मैं 7 8 उठाने आया हूँ, तो वो आपको दुकान वाला भी आपकी इज्जत करेगा, शायद आपको चाय चाय भी पिला दे और आपको डिस्काउंट भी देगा। ठीक है, तो ये भी आपको फायदा होता है जब आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हो, तो आपको डिस्काउंट भी दे रहे होते हैं जिनसे आप वेंडर से चीजें खरीद रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में भी हेल्प मिल रही होती है। देखें, आपने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, आपको कर्जा चाहिए होगा। आपको जब कर्जा चाहिए होगा तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा किसी बैंक के पास जाके, उसके ऊपर आपको सूद भी देना पड़ सकता है। सेम इसी तरह जब आपने रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा लेके आना है जिससे आपने चीज़ें बनानी है, उसके लिए भी हो सकता है आपको कर्जा लेना पड़े। तो जब आप एक्सपेंड कर रहे होते हो ना अपना बिजनेस, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे की जरूरत होती है। आप वो पैसा कहाँ से अरेंज कर रहे होते हो, बैंक से अरेंज कर रहे होते हो। बैंक से अरेंज करोगे तो वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, आप जरा सोचो, एक ऐसा कारोबार है जो है ना, वो एक शॉप वाला कारोबार करने वाला बंदा है, उसको चाहिए से कि 3 लाख रुपए का लोन। अब वो 3 लाख का लोन जब लेने जाएगा ना, तो बैंक वाला उसको कोई भाव शो नहीं देगा इतना कि भाई ठीक है, वो इंटरेस्ट भी उससे हो सकता है 20 22% चार्ज करेगा, भाई इतने परसेंट मैं तो ऐसे इंटरेस्ट दूँ। उसकी निस्बत नेस्ले वाले या कोई बहुत बड़ा ब्रांड जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो जाता है, उसको लोन लेना भी आसान होगा। उसके पास भाई सिक्योरिटी भी होगी, उसके पास पहले से भी एसेट्स होंगे जो वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हैं। प्लस उसने लोन इतना बड़ा लेना है कि बैंक को पता है कि मेरा कारोबार चलता ही कर्जा देने के ऊपर है। जब मैं इंटरेस्ट लेता हूँ तो इतना बड़ा ये कर्जा ले रहा है, इसको हम कर्जा देंगे, ये इंटरेस्ट देगा, उसके बाद ये वापस भी करेगा इंटरेस्ट हमें और कर्जा भी वापस करेगा। तो ये बड़े स्केल के ऊपर काम कर रहा है। उसको एक छोटे दुकानदार को हो सकता है 23 24% के ऊपर वो इंटरेस्ट दे रहे हो, एक बड़े मुल्क को, सॉरी मुल्क कह रहा हूँ, बड़ी कंपनी को, मेरे माइंड में ना पाकिस्तान आ गया, बड़ी कंपनी को हो सकता है कि वो कम रेट के ऊपर 12 13% के ऊपर जो है वो कर्जा दे दे। तो वहां से भी जो आपका डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट रेट का, वो भी तो आपको फायदा हो रहा है, उसकी वजह से भी आप इकोनॉमी ऑफ स्केल में जा रहे होते हो। ठीक है, तो
बैंक को और क्या लालच होगा, बैंक का इतने बड़े लेवल पे ये प्रोडक्शन कर रहा है, इसकी जो सैलरीज हैं, उनके सैलरीज के लिए जो एम्प्लॉयज़ के अकाउंट है वो भी मेरे पास खुलेंगे, बाद में ये चीज़ें बेचेगा तो उसके जो पैसे आएंगे वो भी हमारे अकाउंट में आया करेंगे बैंक में। तो ये भी फायदा होता है, वो भी आपको आसान एक साथ पे कर्जा देते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। देन है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे होते हो, से कि हम बात करें कुछ चाइना का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो मोबाइल बना रहा है, वो बहुत बड़े लेवल पे बना रहा है कि भाई 1 मिनट में 3 3 4 4 मोबाइल जो है वो बन के बाहर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी मशीन जो है जब खराब होती होगी तो वो उठा के उसको किसी वर्कशॉप पे लेके जाते होंगे? नहीं, वर्कशॉप पे लेके जाने के लिए सब नुकसान क्या होगा, उनको मशीन उतारनी पड़ेगी, ठीक है, या वहां से मिस्त्री लेके आना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट, मशीन उतारने के बाद उसको गाड़ी पे लोड करके लेके जाना, गाड़ी की कॉस्ट, उसके बाद मशीन वहां पे खड़ी रहेगी, तब तक मशीन काम ही नहीं कर रही है, आपका सारा स्टाफ वेला बैठा हुआ है, मशीन भी उधर पड़ी है, उसकी कॉस्ट, उसके बाद उस मैकेनिक की कॉस्ट जो उसको ठीक करके फिर वापस लेके आ रहे हो तो फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट है। अब जब बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो ना, तो आप अपने पास रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अपना स्टाफ हायर करते हो, आपके अपने इंजीनियर्स होते हैं, आपके अपने जो है वो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होंगे, आपके पास अपना सारा मटेरियल होगा, तो टाइम भी बचेगा, लेके जाने आने का किराया भी बचेगा, वहां पे जब खड़े होंगे तो वहां पे मशीन को टाइम जो लगा वो भी बचेगा, यहाँ पे फौरन साथ साथ आपकी जो है मशीन ठीक होगी, तो ये सारी कॉस्ट भी बच रही होती है जब आप बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हो। आपने अपना जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया होता है। स्टार्टअप कॉस्ट, अच्छा, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो ना, ठीक है, तो उस टाइम आपको जो है ना वो कुछ अमाउंट या बजट चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें आपने बताना होता है कि यार ये कुछ कॉस्ट है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, उसके ऊपर जो है ना आपकी कॉस्ट आ रही होती है। आपको पता है जब भी कोई मेडिसिन बनती है उसका पहले एक प्रोटोटाइप बनता है, एक जो है ना वो चीज़ होती है वो बना रहे होते हैं, सेम उसी तरह की मेडिसिन या कोई गाड़ी बन रही है उसका पहले प्रोटोटाइप बनता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो उसको क्या करते हैं कि अगर वो कामयाब हो जाए, आपको लगता है सही है प्रोटोटाइप बिल्कुल सही काम किया, तो फिर उसको बल्क में बना के बेचते हैं। अच्छा, अब अगर आपने वो इतना खर्चा कर लिया अपना स्टार्टअप कॉस्ट के ऊपर, आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इतना खर्चा कर लिया है, बाद में आपने 3 या 4 गाड़ियां महीने में बनानी है, तो वो कॉस्ट आपकी रिकवर होने में बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने बल्क में बनाई है तो आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउटपुट के ऊपर स्प्रेड होकर आपको बहुत कम जो है ना वो स्टार्टअप कॉस्ट पड़ रही होती है, ठीक है। तो स्टार्टअप कॉस्ट भी आपकी डिवाइड हो रही होती है जब आप बड़े लेवल पे चीजें बना रहे होते हो। देखो, आपने करोड़ों रुपए का रिसर्च का काम किया, उसके बाद आपने एक इजाद कर ली कोई डिवाइस, और सोचो आप महीने में सिर्फ वो एक डिवाइस बना रहे हो, तो जो करोड़ों रुपए उसके डेवलपमेंट से पहले आपने लगाए हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप अब वो करोड़ों रुपए को पूरा करने के लिए करोड़ों डिवाइसें बना रहे हो तो वो बड़ी जल्दी पूरे होंगे, तो इससे भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आप जाते हो। तो ये हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कुछ रीजंस पढ़ लिया, अब आ जाते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होती है जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाए और आउटपुट जो है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही हो तो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाए, और यहाँ पे क्या होता है आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा होता है। ये बेसिकली एक डिसएडवांटेज है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का। अब अभी हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन की तारीफें की इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, अब हम उसकी बुराई करने जा रहे हैं कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब यही बड़े स्केल के ऊपर जो आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया इसके नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं कि रीजंस क्या है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्यों जाते हो आपके, आप बड़े लेवल पे भी बना रहे हो, स्टिल आपको कोर्स आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और आप उस तरीके से चीज़ें भी नहीं, मार्जिन प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे, एडिशनल चीज़ें भी उसमें ऐड नहीं कर पा रहे। पहली रीजन या फैक्टर जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिट्स। अब आप जरा सोचो, इतनी बड़ी कंपनी बना दी, उसमें हजारों के हिसाब से मैनेजर हैं, ठीक है, आप ऊपर अकेले ओनर बैठे हो, से आपके साथ और भी 50 60 शेयर होल्डर है, लेकिन आप अकेले बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपने इतने ज़्यादा मैनेजर्स हायर कर लिए, इतनी ज़्यादा आपके सुपरवाइजर हैं, इतने ज़्यादा करोड़ों के हिसाब से आपका वर्कर है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब आप उनको कोऑर्डिनेट कैसे करवाओगे, सबसे बड़ा चैलेंज। आप एक कंपनी खोलो ना, उस कंपनी में आप अकेले काम करने वाले हो तो आपको पता है मैं ही सारा कुछ मैनेज कर रहा हूँ, आप वहाँ पे 10 बंदे रखोगे ना तो उन सबको मैनेज करना पड़ता है कि वो सारे आपकी ही डायरेक्शन में चल रहे हो। सोचो जरा, आपने इतने बड़े लेवल पे काम शुरू कर दिया है कि आपके डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी स्टाफ है, उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो जैसे जैसे आपका स्टाफ बढ़ता है, आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन मुश्किल होती जाती है।
ठीक है। और बड़ी एक्सपेंसिव होती जाती है, आपको जो है ना वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी होती है ताकि आप उनको मॉनिटर कर सको, आपको उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस लेनी पड़ती हैं, सुपरवाइजर एडिशनल रखने पड़ते हैं ताकि सारे वर्कर सेम तरह काम करें। फॉर एग्जांपल आपकी एक फूड चेन है, आप पाकिस्तान में भी खाना बना रहे हो कोई चीज़ से, जैसे KFC की बात कर लें, KFC पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में हर जगह पे फैला, कोऑर्डिनेशन करनी है। आप अगर आपको पता लगे कि पाकिस्तान में कोई इस्लामाबाद में बैठ के उसने अपनी रेसिपी डाल के उसने बर्गर जो है उसके अंदर जो है ना वो शहद डाल दिया और वो बेच रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, मसला होगा, आप आपकी चीज़ें नहीं बिकेंगी। सो कोऑर्डिनेट, जितना ज़्यादा आप कारोबार बढ़ाते जाओगे कोऑर्डिनेशन उतनी मुश्किल होती जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है। आपको हर जगह पे सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे, हर जगह पे उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एक और रीज़न है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। पहले छोटे लेवल पे काम कर रहे होगे, एक शॉप की एग्जांपल लो, अब्बा जान मालिक हैं, उसने आगे 2 बेटों के साथ काम शुरू किया, तो हायरार्की का लेवल क्या है, मैनेजमेंट हायरार्की जो है वो इस तरह है कि ये अब्बा जान है, नीचे 2 मैनेजर है, ठीक है, इसको हायरार्की कहते हैं। ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हायरार्की कहलाती है। तो ये हायरार्की है। अब एक कंपनी की सोचो, से नेस्ले की सोचो या किसी भी बड़ी कंपनी की आप सोच लो, इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी की सोच लो, तो उसके क्या होगा, इस तरह की हायरार्की बन रही होगी। हर के नीचे एक एक बंदा है, उसके नीचे आगे 10-10 बंदे होंगे, उनके नीचे आगे 10-10 बंदे होंगे, और ये करते करते ना इस तरह एक चेन ऑफ कमांड बन रही होगी जो बहुत ज़्यादा होगी। अब जब हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन गैप आ जाए। ये जो नीचे करके एक स्टाफ कोई बैठा होगा ना, ये अपने दिल की बात इस ओनर तक पहुंचाने के लिए हो सकता है उसको सालों साल लग जाए, ठीक है। सो इसको कुछ पता है कि इस तरह हम डिसीजन मेकिंग करें तो इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा, लेकिन इसकी बात इस तक पहुंच ही नहीं पा रही, इसके दरमियान में इतने लोग हैं कि वो दरमियान से ही ऊपर बात जो है ना वो लेके नहीं जा रहे, यार अगर वो सही तरीके से लेके भी आ रहे हैं तो उसमें भी सालों लग रहे हैं। सो इसकी वजह से भी कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही होती, क्योंकि आपकी हायरार्की ही इतनी बड़ी हो जाती है कि आप सही तरीके से फैसले नहीं ले पा रहे होते। तो ये भी एक रीजन है डिस्काउंट। स्टाफ ओवरलोड, जब आप बहुत ज़्यादा काम करवाते हो अपने स्टाफ से, तो जाहिर सी बात आप बल्क में बना रहे हो तो स्टाफ से आप लगातार लगे हो, जैसे हमने कंपनी गाड़ियों वाली कंपनी की एग्जांपल ली कि भाई बनाई जा बनाई जा बनाई जा, डिज़ाइन बनाई जा, पेंट वाले तुम पेंट करी जाओ, तो ओवरलोड हो जाएंगे। जब वो ओवरलोड हो जाएंगे तो उनकी प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप ज़रा इसको लिंक करें लॉ ऑफ रिटर्न के साथ, कि जब आप जितने ज़्यादा बंदे बढ़ा रहे होते हो, एक तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, लेकिन उनसे अगर आप ज़्यादा काम करवा रहे हो तो उनकी अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट हो रही होती है। तो ओवर जो है ना वो स्टाफ ओवरहेड जो होते हैं, ठीक है, सॉरी ये ओवरलोड नहीं है, मैं इसमें माजर चाहता हूँ, मैं स्टाफ ओवरलोड वो भी एक रीज़न होती है, ठीक है। स्टाफ ओवरहेड्स क्या होते हैं कि आपको जो है ना हर स्टाफ के ऊपर जो है ना मजीद हायर करने पड़ते हैं लोग, ठीक है, उसको ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड्स बेसिकली जो होते हैं ना डिफरेंट आपका होता है कि स्टाफ जो आपका चलता रहता है, से आपको ओवरहेड्स क्या है, आपको सिक्योरिटी नई ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको नए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको जो है ना वो कोऑर्डिनेशन पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ये सारे नए ऐड करने पड़ते हैं जैसे जैसे आप अपना कारोबार बढ़ाते हो, ठीक है। तो इस स्टाफ ओवरहेड्स को मजीद ऐड करने से भी आपकी कॉस्ट बढ़ रही होती है, ठीक है। अब ये सॉरी वो पॉइंट था जो मैंने उधर बात की, लेबर का अनरेस्ट और टेंशन ओवरलोड जब उनके ऊपर काम होता है तो उनकी वजह से भी वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। अच्छा ये अगेन सॉरी, मैंने ऊपर वाला पॉइंट नीचे बता दिया था, नीचे वाला पॉइंट ऊपर बता दिया था, लेक्चर आई थिंक बहुत लंबा हो गया तो इस वजह से ये हो रहा है। तो ये दोनों अलग पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, आसान है, समझ आ जाएगी। तो ये जो फैक्टर ऑफ रीजंस हैं इसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो मसला होता है, ठीक है। जब आप जो है ना ये वही अगेन आ रहे हैं हमारे पास, लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारा बजट चाहिए होता है इंसानों के लिए, ठीक है। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट देखिए हमने कि हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में मसला आ रहा होता है। स्टाफ ओवरहेड की वजह से क्या होता है, आपको नया स्टाफ चाहिए होता है, मजीद स्टाफ चाहिए होता है, वो आइडल बैठा होता है। और लेबर अनरेस्ट और टेंशन क्या होती है कि अब आपने ज़्यादा स्टाफ है, ज़्यादा खड्डे होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा तो लेस एफिशिएंसी होगी। तो ये ज़रा एक सम अप मैंने इसको कर दिया,
ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।